अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो इस बेसिस पे है। मैंने एक बार भी एक वीडियो बनाई थी कि मार्केट की डायरेक्शन कैसे चेक करें और मैं कैसे करता हूं। आपको मालूम है मैं अल्हम्दुलिल्लाह एफएनओ नहीं करता हूं, इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं करता हूं। और उसके बहुत सारे रीजन है और एक रीजन ये है कि वो शरिया कंप्लायंस नहीं है। लेकिन मार्केट की डायरेक्शन पता होना आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है और ये असल में आपको ये बताता है कि कब आपको निगेटिव सिग्नल मिल रहे हैं और आप जो हैं वो अपना पैसा मार्केट से निकाल लें और धीरे धीरे री एंट्री करें जब मार्केट वापसी की तरफ आ रही हो। इसमें दो चीजें हैं। अच्छा, मैं इससे पहले कि अपनी बात की शुरुआत करूं, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये वीडियो शायद आज थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितने भी मार्केट रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं वो आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश करूं। सॉरी। तो अगर आपको लगता है कि इतना लंबा टाइम आप नहीं दे सकते हैं तो आप थोड़ा सा रुक रुक के देखें, एक बार देख लें, फिर थोड़ी देर बाद देख लें, और लगता है आपको इंटरेस्टिंग है तो सिंगल वे में देख लें। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, मार्केट की डायरेक्शन कहाँ जाएगी ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो हम इंशाल्लाह बात करेंगे वो बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। मैं स्टॉप लॉस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस की बात आज नहीं करने वाला हूँ। मैं पहले ही आपको ओवरव्यू दे दूं कि वैसा मैं कुछ नहीं करने वाला हूं कि चार्ट पे जाऊं और आपको 4 आवरली चार्ट दिखाऊं, 1 डे वाला चार्ट दिखाऊं और आपको बताऊं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। मार्केट का चार्ट मैं आज नहीं दिखाऊंगा। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि बिना मार्केट का चार्ट देखे आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं या कैसे इंडिकेशन ले सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। और ये बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा की बेस पे है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल वालों के लिए भी और फंडामेंटल वालों के लिए भी। तो शुरुआत करते हैं आप आज के अपने सेशन की अपने डिस्क्लेमर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा डिस्क्लेमर ये रहा। डिस्क्लेमर सेम है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं एनालिस्ट ही नहीं हूँ। मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है फाइनेंस की। मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करता हूँ। मेरे किसी भी एग्जाम्पल को बाइस से रिकमेंडेशन ना समझें। आप नॉलेज जरूर लें, मार्केट में नॉलेज का पैसा है, बाकी सब तो मोह माया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वापस। तो मैं ये कह रहा था कि दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये है कि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपने 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का होरिजन ले रखा है, उसमें मार्केट का जो डायरेक्शन है अप एंड डाउन वो बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, हाँ, शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग है, मैं दोनों काम करता हूं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट टर्म का भी पोर्टफोलियो है और मेरा इन्वेस्टमेंट का भी पोर्टफोलियो है। लेकिन जो ट्रेडिंग वाला पोर्टफोलियो है उसमें जब आप ये सोचते हो कि मार्केट किधर जाएगा, तो आपको प्लस माइनस 15-20% का नफा नुकसान जो है वो ऐड हो सकता है अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन नहीं पता है। तो इसलिए मार्केट की डायरेक्शन ट्रेडिंग वाले लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इन्वेस्टमेंट वाले लोगों के लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। जैसे मैं बोलता हूं कि इन्वेस्टमेंट वालों के लिए कंपनी के फंडामेंटल जानना ज्यादा जरूरी है। और इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा एक स्टोरी के साथ, कि अगर आपने कोई शू पहन रखा है और आप पत्थर के ऊपर चल रहे हैं, बहुत सारी पथरिये हैं, बजरिये हैं, छोटे छोटे स्टोन्स हैं, उनके ऊपर अगर आप चल रहे हैं तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर उनमें से एक छोटा सा स्टोन आपके जूते के अंदर आ जाए तो आप शायद 10 कदम भी नहीं चल पाएंगे। अब वो जो बहुत सारे पत्थर पड़े हैं उनको आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट समझिए, यानी कि मार्केट की कंडीशन समझिए,
और जो जूता है वो आपका बेसिकली स्टॉक है। अब अगर स्टॉक के अंदर कोई एक छोटा सा पत्थर आ जाए, कोई एक रेड फ्लैग आ जाए, कोई एक इशू आ जाए, तो आप 10 कदम भी नहीं चल पाएंगे। तो अगर आपको रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपके फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम है आपके स्टॉक के साथ, तो फिर आपके लिए उस स्टॉक को कैरी करना बहुत भारी पड़ जाएगा, चाहे आप स्मूथ फ्लैट पे भी चल रहे हो। और अगर आपका स्टॉक अच्छा है तो हो सकता है थोड़ा बहुत जूते को डेंट लगे, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपका जूते में वियर एंड टियर हो सकती है, लेकिन आपके स्टॉक के अच्छे होने की वजह से ओवरऑल आपके ऊपर इंपैक्ट नहीं होगा। तो हमेशा एक अच्छे जूते का सिलेक्शन करें, यानी कि हमेशा एक अच्छे स्टॉक का सिलेक्शन करें जिसके अंदर जूते के अंदर पत्थर जाने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो। ये हुआ इन्वेस्टमेंट का फंडा बेसिकली। ठीक है, अब दो तीन चीजें हैं जो हमें देखनी है कि हमारी मार्केट आजकल क्यों गिर रही है। ठीक है, मैं स्क्रीन चेंज नहीं कर रहा हूं, कभी आप लोग समझ रहे हो कि आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई, नहीं। तो हमारी मार्केट जो गिर रही है उसमें सबसे पहला रीजन जो है वो डॉलर का ऊपर जाना है। डॉलर के ऊपर जाने की वजह से हमारी जो मार्केट है, जो हमारा रुपया जो कमजोर हो रहा है, इसका इंपैक्ट डायरेक्ट हमारी इकोनॉमी पे आ रहा है। और इकोनॉमी पे आने की वजह से जाहिर सी बात है मार्केट इस चीज को सेंस करती है। मैं इंशाल्लाह एक पूरी सीरीज शुरू करने वाला हूं थोड़े दिनों में, जिसमें मैं ये जो एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स होते हैं कि फेड का जो रिजल्ट आता है उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, बॉन्ड यील्ड का क्या इंपैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर, रुपए के गिरने का, क्रूड के गिरने का या बढ़ने का, इनका क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें मैं इंशाल्लाह एक एक वीडियो में कवर करूंगा। तो आज मैं मोटी मोटी आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि जैसे जैसे रुपया गिरेगा वैसे वैसे हमारी मार्केट के ऊपर डेंट पड़ेगा, लेकिन सारे शेयर पे नहीं पड़ेगा। कुछ एक शेयर पे इसका पॉजिटिव भी इंपैक्ट होगा, उन शेयर पर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जैसे आईटी कंपनी। ठीक है, बट उसके अलावा मेजरली अगर आप देखोगे तो ज्यादातर कंपनी पे, क्योंकि सिर्फ रिवेन्यू से रिलेटेड नहीं है और बहुत सारी चीजों से रिलेटेड है, वो ये है कि जब भी हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो हमें फिर ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, है ना। और हमारा जहां तक मुझे अंदाजा है या मुझे मालूम है, हमारा इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है। अगर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री होते तो रुपए के गिरने का हमें फायदा होता। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज जो है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है महंगाई। महंगाई हमारे यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रही है। आप में से जो लोग मार्केट में जाते हैं और सब्जी खरीदते हैं, मैं खुद जाता हूं और सब्जी खरीदता हूं, मुझे अंदाजा है, कॉमन कमोडिटी जो हम डे टू डे यूज में लाते हैं, आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले आटा जो मिलता था, अगर आप ने मंगाया हो ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूं ताकि सब कुछ क्या कहना चाहिए स्टैंडर्डाइज रहे, तो डिस्काउंट विस्काउंट लगा के, कूपन ओपन लगा के 25 से 30 रुपए के बीच में आटा जो था वो आशीर्वाद का या किसी और का मिल जाता था, यानी कि 10 किलो का पैकेट जो था वो 250 रुपए में मिल जाता था। आज के हालात ये हैं कि आप अगर देखोगे आटा तो 40 रुपए से कम आपको आटा ऑनलाइन नहीं मिलेगा। लोकल मार्केट की मैं बात इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि अलग अलग है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, जहां पे गेहूं का प्रोडक्शन है वो उस तरीके से है, तो वो मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले 5 साल में लगभग आटे के ऊपर 15 रुपए बढ़ गए। 5 साल स्पेसिफिक नहीं, 5-6 साल लगा लो। ठीक है, अब आते हैं हम कॉमन कमोडिटी जो हम यूज करते हैं, चावल हैं। सब्जी आप में से जो लोग लेने जाते हैं आपको मालूम है कि सब्जी में अगर आलू गिरता है तो टमाटर बढ़ जाता है, टमाटर गिरता है तो अदरक बढ़ जाता है, अदरक गिरता है तो लहसुन बढ़ जाता है, लहसुन गिरता है तो जीरा बढ़ जाता है, जीरा गिरता है तो क्या कहना चाहिए प्याज बढ़ जाती है। मतलब ओवरऑल अगर आपका बजट 100 रुपए पर डे का है था पहले, आज से 4 साल 5 साल पहले, तो आज आपका बजट जो है वो 150 रुपए का है। ऐसा नहीं है कि सभी के प्राइस एक साथ बढ़े हैं ना, एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का घट जाता है, नंबर 1। नंबर 2, आपने नोटिस किया होगा कि धीरे धीरे चीजों के प्राइस आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक होता है जेन्यून वे में बढ़ना, रीजनेबल वे में बढ़ना। ऐसा नहीं है कि आज से 10 साल पहले अगर कोई चीज 10 रुपए की थी तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो आज भी 10 रुपए की रहेगी, नहीं, वो 10 रुपए की नहीं 12 की होगी। चलो, एक रीजनेबल वे होता है इन्फ्लेशन का।
और जब वो धीरे धीरे एक अनरियलिस्टिक तरीके से बढ़ता है तो उसका इंपैक्ट जो है वो ये होता है कि जो कंज्यूमर है, जो एंड कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर मतलब आप और हम अपने इन्फ्लेशन की वजह से ज्यादा खर्चा करेंगे अपने एक्सपेंसेस के ऊपर और एट द एंड हमारे पास जो है वो पैसा कम बचेगा। जब हमारे पास पैसा कम बचेगा तो हम उस पैसे को ना तो सेव करेंगे, सेव करने का मतलब बैंक में करेंगे। नंबर 2, ना हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इन्फ्लेशन ये दूसरा बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में ये त्राही है। अब ये सारे जो इंपैक्ट है ना ये बाद में आते हैं, मार्केट पहले से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे ही इन्फ्लेशन का डेटा आएगा वैसे ही मार्केट जो है वो रिएक्ट करना शुरू कर देगा। तीसरी चीज, हमारे यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे करके बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गया है। आप अपने चारों तरफ देखें और ये रियलाइज करें कि कितने अनएम्प्लॉयड यूथ हैं। उसमें मैं इस डिस्कशन में नहीं जा रहा हूं कि वो क्यों अनएम्प्लॉयड है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है क्यों अनएम्प्लॉयड है, वो मेरा परव्यू नहीं है। लेकिन मैं क्योंकि एक मार्केट का इन्वेस्टर हूं या ट्रेडर हूं तो मैं ये देखता हूं कि आउटकम क्या है। तो आउटकम ये है कि मार्केट में इस टाइम हिंदुस्तान में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो बहुत ज्यादा है। तो जितना अनएम्प्लॉयड यूथ ज्यादा होगा, जितनी एम्प्लॉयमेंट की आपकी कंडीशन खराब होगी, वो बेसिकली आपकी मार्केट की डायरेक्शन को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, ठीक है। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे यहां पर जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक यूनिक तरीके से अभी बिहेव कर रहा है। कैसे? तो क्या हो रहा है कि 3 तरीके की क्लास हैं सोसाइटी में। नंबर 1 है रिच क्लास, नंबर 2 है मिडिल क्लास और नंबर 3 है पुअर क्लास, ठीक है। रिच क्लास जो है वो रिच होती जा रही है, ठीक है, और रिच होती जा रही है, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर हार्ड वर्कर तो दे आर गेटिंग मनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच की जो क्लास है मिडिल क्लास वो धीरे धीरे स्क्वीज हो रही है, धीरे धीरे वो स्क्वीज हो रही है, छोटी हो रही है। और जो थर्ड क्लास है यानी कि लास्ट वाली क्लास है, तीसरे नंबर की लेबर क्लास, या आप उसको बिलो पॉवर्टी लाइन कह लो या ब्लू कॉलर जॉब, जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं, वो क्लास हमेशा से कांस्टेंट रहती है। मोर और लेस अगर आप देखोगे ना तो एक सोसाइटी की 100 साल की हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो उसमें 5-10% का फर्क आता है, वो मोर और लेस सेम रहती है। सो वो उसमें से क्या होता है कि जो लेबर क्लास के लोग होते हैं धीरे धीरे उसमें से वो धीरे धीरे मिडिल क्लास की तरफ शिफ्ट होते हैं, है ना। मिडिल क्लास के लोग अपर क्लास की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, लोअर क्लास के जो लोग हैं, वो जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं तो मिडिल क्लास एक्सपेंड करती है, मिडिल क्लास बढ़ती है। जब मिडिल क्लास बढ़ती है तो वो, इसका मतलब क्या है, उनकी अर्निंग बढ़ी, इसका मतलब क्या है, दे आर गेटिंग गुड मनी। तो वो कहां लगाएंगे, कहीं ना कहीं लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे या कुछ और करेंगे, सेव करेंगे, खर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, 3-4 चीजें जितनी भी मैंने आपको बताई, ये लिंक्ड हैं आपस में। और अभी की जो कंडीशन है वो ये है कि मिडिल क्लास जो है वो स्क्वीज कर रही है, कम हो रही है ना। लोग जो हैं या तो जहां थे वहीं हैं, और जो लेबर क्लास वाले लोग थे वो मिडिल क्लास पे नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मार्केट कंडीशन। तो इसलिए मिडिल क्लास जो है वो बढ़ना छोड़ दिया है, या तो वहीं पे कांस्टेंट है या घट रही है। डेटा है मार्केट में डेटा है कि भाई मिडिल क्लास जो है वो, कुछ न्यूज चैनल ने रिपोर्ट किया है कि मार्केट में मिडिल क्लास जो है वो स्क्वीज हो रही है, ठीक है। मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है तो मैं ये कमेंट नहीं कर सकता हूं। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि मैं क्या बात करने वाला था। तो ये तो हो गया रीजन मार्केट की डायरेक्शन के, कि मार्केट जो है इस टाइम पे निगेटिवली क्यों बिहेव कर रही है, ठीक है। अब हम एक हिस्टोरिकल डेटा देखने की कोशिश करते हैं और जो एकदम अलग है, ये है डेटा बेसिकली पीई का डेटा। पीई का डेटा क्या है कि निफ्टी का जो पीई का रेशो है, उसको हम देखते हैं। पी क्या होती है, प्रॉफिट अर्निंग रेशो,
है ना। तो निफ्टी का जो पीई का रेशियो है उसको हम देखते हैं, और ये देखते हैं यहाँ पे इस पूरे पैटर्न को देखो, ये क्या है, ये 99 का है ये वाला डेटा। 99 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, ये 2000 का है, ये 2024 का है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे मोटे मोटे तौर से, तो ये जब तक बिलो 25 रहता है, अगर 25 के नीचे है, बिलो 25 है, तो ये हीट मैप पे आपको ग्रीन शो होगा। ठीक है, और निफ्टी पी रेशो .com है ये जब तक ग्रीन इसके नीचे रहता है, क्या कहना चाहिए, 25 के, तब तक ये जो है वो आपका ग्रीन रहता है। जैसे जैसे 25 के ऊपर जाता है, वैसे वैसे ये जो है वो रेड होना शुरू हो जाता है, और एक टाइम आता है कि भाई ये बहुत तेजी के साथ जो है वो गिरता है वापस अपनी वैल्यू को पकड़ने के लिए। मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल दूंगा। देखो 2020 में हमारा जो है वो मार्केट गिरी थी, यहां से देखिए उस टाइम पे हमारा जो था जनवरी में वो 28 था, है ना, और 28 के बाद फिर ये गिरा फरवरी में, फिर ये मार्च में 20 हो गया, फिर अप्रैल में 20 हो गया, फिर इस तरीके से ये बढ़ते 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 दिसंबर में 37 हो गया, और फिर ये करेक्ट होते 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 देखो अपनी वैल्यू पे दोबारा आ गया। कब आया ये दोबारा? ये बेसिकली आया है आपका Q4 दिसंबर 21 में, है ना, इसी तरीके से। अब अगर आप करंट सिनेरियो देखोगे, ठीक है, तो करंट सिनेरियो देखोगे तो ये इस वक्त हमारा जो है नवंबर का जो हमारा 24 का जो पी है वो 22 है। 22 क्या कंसर्निंग है या नहीं है, इसकी बात मैं अभी करूंगा। यहां पर मैं आपको सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूं, इसके अलावा मैं निफ्टी पी का आपको एक और चार्ट दिखाऊंगा। मैं एक और मैसेज देना चाहता हूं, यहां से जो मैसेज लेना चाहता हूं बेसिकली वो मैसेज ये है कि जब भी निफ्टी पीई रेशो, जब भी निफ्टी पीई रेशो 20 के ऊपर जाए, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो भी आपको लगता है, जब भी जाए 20-21 के ऊपर, जब भी आपका निफ्टी पी जाए, आपको डेटा दिखाई देने लगे, आप थोड़े से अटेंटिव हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रॉफिट बुक कर लो ना, ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट बुक मत करो ना, अटेंटिव हो जाओ कि अब मार्केट जो है, हमें ये देखना है कि मार्केट कैसे बिहेव करती है। क्या मार्केट एक बुल रन में है तो 25 को पार करेगी, 26, 27, 28, 29, 30 लगेगी, या मार्केट बियर रन में है कि नहीं भाई नहीं पार करेगी। ठीक है, अब अगर 20 क्रॉस करता है, सॉरी 20 के ऊपर 21, 22, 23 करता है, और क्या कहना चाहिए, धीरे धीरे करके वो आगे की तरफ बढ़ता है और 25-30 पहुंचता है, क्या कहना चाहिए, निफ्टी का पी, तो आप जो हैं वो होशियार हो जाएं कि भाई अब जो है हमें 25 के ऊपर तो हमें बहुत ज्यादा रहना है। कोई टॉप से सिग्नल मिले, मार्केट अपना रेजिस्टेंस शो करे, आप अपनी ट्रेडिंग के पैसे लें वापस, मार्केट से कैश लें और बैठ जाएं सुकून के साथ। ठीक है, ये निफ्टी पी का बेसिकली आउटकम है। 20-21 से आप होशियार हो जाएं, 25 के बाद आप बहुत पैनी नजर रखें, और 25-26 क्रॉस करके जहां भी आपको लगे कि निफ्टी अब जो है एक वो दे रहा है, सुस्त हो रहा है, थक रहा है, तो आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बुक करें और आप जो है वो बाहर निकल जाए। ये निफ्टी पी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से अब मैं आपको निफ्टी पी का चार्ट दूसरी जगह पे दिखाता हूं। ठीक है, ये वाली थी निफ्टी पी रेशियो, सेम डेटा है, अलग अलग डेटा नहीं है, ये इन्होंने हीट मैप बना के दिया है, ये वाला जो है उन्होंने बेसिकली चार्ट बना के दिया है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, ये ट्रेंड लाइन का है, फ्री है दोनों, ये देखोगे इसमें ग्रीन जो है वो निफ्टी पी है और रेड जो है वो निफ्टी पी की वैल्यू है। यहां पर अगर आप देखें, और ये ऑल टाइम का डेटा है, यहां पर अगर आप देखें तो निफ्टी जब भी 20 के ऊपर जाता है और टॉप बनाता है 41 का, वो फिर वापस नीचे की तरफ आता है। यहां देखो, और मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, देखो, है ना, और आपको दिखाता हूं मैं, और अच्छी अच्छी तरीके से और दिखाता हूं आपको, एक और चार्ट पे ले जाता हूं। ये तो सब लोग यूज करते हैं, ये वाला चार्ट, है ना,
ये सब लोग यूज करते हैं स्क्रीनर। निफ्टी 50 स्क्रीनर पे डालिए, पी रेशियो सेलेक्ट करिए और ये देखिए आपको क्या दिखा रहा है। ये डेटा क्या है आपका 26, नीचे जाएगा 25 के ऊपर गया फिर नीचे आ जाएगा। 25 के ऊपर गया, ये सुपर बुल मार्केट थी, आपको याद होगा सुपर बुल मार्केट थी, ये ऊपर गया और ऊपर आने के बाद फिर ये नीचे आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से बिहेव करता है। यहां पर आप देखिए ये ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया और फिर नीचे आ गया। ठीक है, अल्टीमेटली इस तरीके से ये बिहेव करता है। निफ्टी पी जो है वो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। 20 पे आप होशियार हो जाइए, 25 पे आप अटेंटिव हो जाइए। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा शो करे कि भाई मैं थक गई हूं, आप अपना पैसा लेके वापस इंतजार करिए, रिवर्सल का वेट करिए कि निफ्टी पी की सपोर्ट कहां पे बन रही है और फिर आप जो है वो एंट्री लीजिए। ये हो गया आपका मार्केट को देखने का नजरिया ओवरऑल। अब शॉर्ट टर्म में मार्केट कैसे बिहेव करेगा ये देखना है आपको। मान लो निफ्टी में निफ्टी की वैल्यू जो है वो 25 है फॉर एग्जांपल, आप ये जानना चाहते हैं कि आगे कैसे जाएगा, तो आप आगे जाइए, निफ्टी की आरएसआई को देखिए डे की रेंज में, निफ्टी की आरएसआई को देखिए डे की रेंज में और 4 आवर की रेंज में, इसके नीचे नहीं। डे की रेंज में आप देखते हैं निफ्टी जो है कंप्लीटली ओवरसोल्ड है। ये देखिए मार्केट आज से पहले अगर हम डेटा देखेंगे कितनी बार ओवरसोल्ड हुई है, जब भी ओवरसोल्ड हुई है ये बाउंस बैक करी है। ठीक है, आज मैं अगर इस हिस्टोरिकल डेटा को देखने के बाद मुझसे कोई पूछे तो मैं ये कहता हूं कि भाई निफ्टी जो है वो इस टाइम ओवरसोल्ड है और बाउंस बैक की तैयारी कर रही है। ठीक है, पहला सिग्नल हमें कहां से मिला था, निफ्टी पी से। दूसरा सिग्नल हम कहां से ले रहे हैं, आरएसआई से। ठीक है, अब ये मार्केट जो है हमारी कंप्लीटली ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड का मतलब निफ्टी पी हमारी अभी रेंज में है, 25 नहीं गई है। हमारी निफ्टी पी कितनी है हाल फिलहाल, हमारी पी है 21 है, तो निफ्टी पी इज ओके है ना, ओके है, ओवरसोल्ड नहीं है। लेकिन आरएसआई हमारी ओवरसोल्ड है। आरएसआई हमारी ओवरसोल्ड होने का मतलब क्या है कि निफ्टी हमारी वापसी की तैयारी कर रहा है। ठीक है, कहां तक जाएगा ऊपर ये मैं नहीं कह रहा हूं वो अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाल फिलहाल अगर आप पैनिक सेलिंग करने के मूड में हैं मंडे, मत करिए, होल्ड करिए, मार्केट की डायरेक्शन देखिए। ठीक है, अगले हफ्ते मार्केट बाउंस बैक हो सकता है। ठीक है, अब ये आपको शॉर्ट टर्म का क्लू मिल गया, एक हफ्ता 2 हफ्ता में क्या होने वाला है। इसी तरीके से जब आप निफ्टी पी को देखते हैं और वो 25 के आसपास है, तो आप आरएसआई को देखिए, आरएसआई को देखिए। आरएसआई को देखने का मतलब क्या है कि आरएसआई जब टॉप पे जा रहा है 70 के ऊपर, तो 70 के ऊपर निफ्टी पी का आरएसआई डेली में कभी सस्टेन नहीं करता है। ये देखिए आप, कभी सस्टेन नहीं करता है। कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, कुछ भी कहे, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं इस बात पे डिपेंड नहीं करता हूं कि मैं तो अपनी एनालिसिस और अपना जो हिस्टोरिकल गाइडेंस है वो देख रहा हूं। तो मुझे हिस्ट्री बताती है कि 25 के ऊपर कभी भी निफ्टी जो है, सॉरी 70 के ऊपर निफ्टी की आरएसआई जो है कभी भी नहीं रहती है, वो वापस आता ही आता है। तो अगर आपको 70 के ऊपर आरएसआई दिखा रही है और सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ कह रहा है, कहे जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां पर अपनी एग्जिट पोजीशन कर दूंगा और मैं वेट करूंगा कि ये 70 के नीचे आए। ठीक है, ये यहां से यहां तक की जो रैली है इसको मैं स्किप करना प्रीफर करूंगा, रादर देन मैं यहां पे बाई करके और यहां पाऊं। तो मैं इसको प्रीफर नहीं करूंगा, मैं यहां पर एंट्री लेके और यहां पर एग्जिट करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं ये हिस्टोरिकल डेटा है आपके सामने, एकदम क्लियर है। आप ये देखिए पिछले कितने साल में निफ्टी 2010 साल का, 20 साल का आप डेटा देख लो, आप ये देख लो कितने साल में निफ्टी कितनी बार कितने दिन आरएसआई आपकी निफ्टी के ऊपर रही है। आरएसआई आपको मालूम है ना, आरएसआई का जो कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट 14 डेज का होता है बेसिकली, और ये बायर सेलर का इंटरेस्ट बताता है। तो बायर सेलर का इंटरेस्ट जो है आपको यहां पे दिखता है। ये दूसरी चीज है, पहली पी हो गई और दूसरी ये हो गई। बाकी एक्सटर्नल इकोनॉमिक कंडीशन मैंने आपको बताई है। अगर आप इन दो चीजों को कंबाइन कर ले कि भाई अब मेरी आरएसआई यहां पर है, मान लो फॉर एग्जांपल यहां पर थे आप, ये कब का डेटा है, 24 अक्टूबर का डेटा है। देखो 24 अक्टूबर में आपने जो है वो निफ्टी की आरएसआई जो थी वो 30 थी, यानी कि ओवरसोल्ड थी और यहां से ये बाउंस बैक किया।
ठीक है, यहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। कोई कहेगा इसको ये डेड कैट बाउंस है, हो सकता है, आप यहां पर बुक कर सकते थे, फिर वापस नीचे आ गया। तो क्योंकि मार्केट को वो अपनी इन्वायरमेंट जो है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, बायर का इंटरेस्ट मेजरली नहीं आ रहा है, तो ये शॉर्ट कवरिंग भी कह सकते हो। बट ये वाली रेंज वो नहीं है कि जहां पे आप अपना लॉस बुक करें अननेसेसरी के 30 पे आप लॉस बुक कर रहे हैं पैनिक में आके, और फिर देख रहे हैं यार जो स्टॉक मेरा 20 रुपए का था वो 30 रुपए का हो गया, या 100 रुपए का था वो 110 रुपए का 115 का हो गया। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म मार्केट में आपको एक व्यू जो है वो मिल जाता है आने वाले टाइम का। अब इसमें एक रेंज जो बनती है जो बहुत ही बढ़िया रेंज है, मैं आपको बताऊं, जहां पर आप बड़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हो अगर आप नए इन्वेस्टर हो या नए ट्रेडर हो, या इन्वेस्टर की मैं बात नहीं करता, ट्रेडर की मैं बात करता हूं। जूते वाला मैंने एग्जांपल दे दिया, वो इन्वेस्टर के लिए है भाई, अगर आपने अच्छी कंपनी में बाई किया है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर एक चीज है जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि आप 50-55 की निफ्टी की आरएसआई से लेके, या 40 मान लो, 40, 45, 49, इस रेंज में ही आप ट्रेड करो। ये सारी रेंज जितनी नीचे की हैं ये बताती हैं कि मार्केट में बियर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आपको लगे कि भाई आरएसआई जो है वो 50 के नीचे जा रही है, तो फिर आप अपना जो है वो बोरिया बिस्तरा समेटना शुरू कर दो, भाई जब वापस ऊपर आएगी तब मैं करूंगा। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल ही टाइम नहीं दे पाते हैं या उनके पास वक्त नहीं है, तो ये उन लोगों के लिए है बेसिकली। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं निफ्टी पी, आप यहां पर देख सकते हैं मैंने किस वेबसाइट का इस्तेमाल किया है। इसमें आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और देख सकते हो, मैंने उसकी बात करी नहीं है लेकिन देख सकते हो कि जो निफ्टी की कंपनी है उनकी ईपीएस कैसी है। ये देखो, ये तो इसमें क्या है, रेड वाला जो है ये निफ्टी है, और ये जो है निफ्टी ईपीएस है। यानी कि अगर आप निफ्टी की ईपीएस की बात करो तो 22 फरवरी सन 2021 में ये 366 थी, और अभी जो है वो 1070 है, यानी कि 3 गुना ऑलमोस्ट जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, यानी कि ईपीएस कहां से आती है, आपको पता है, फंडामेंटल से आती है, टेक्निकल का इससे कोई लेना देना नहीं। पी कहां से आती है, फंडामेंटल से आती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैंने कोई बात करी नहीं है, बहुत लोग बहुत बात करते हैं, वीडियोस हैं तो आप वहां से सीख सकते हैं। कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी इंशाल्लाह बात करूंगा, लेकिन यहां पर शायद ये दो चीजें, और ये आपको डेली नहीं करना है कि आप रोज बैठ के देख रहे हो, क्योंकि डेली चेंज नहीं होगी। निफ्टी पी आपको क्वार्टरली मिलती है, तो आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे कि क्वार्टर के रिजल्ट कैसे आए हैं, पी कहां जा रही है। और आरएसआई जो है आप हफ्ते में 1-2 बार देख लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि पैसे लेके अलग बैठना है या मार्केट में अभी इन्वेस्टेड रहना है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन है। और ये भाई 2002 से लेके 2024 तक का डेटा है, ये वाला जो डेटा है, तो ये हिस्टोरिकल डेटा है। ये वाला जो डेटा है ये भी सन 2000 से है। तो ये सारी की सारी चीजें, और 2000 से लेके अब तक बहुत सारे बियर आए हैं, मतलब बियर मार्केट आई है, 2008 आया है, कोविड आया है, बुल मार्केट भी आई है, अभी भी चल रही है। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। और एक चीज ध्यान रखें कि अच्छा हो कि बुरा हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, ये सारी चीजें जो हैं ऊपर बैठी हुई हैं, उनकी अपनी अलग एक मेथोडोलॉजी होती है चीजों को देखने की, या उसके ऊपर गौर करने की कि भाई मार्केट कैसे जाएगी या किस हद तक मार्केट को हमें गिरने देना चाहिए, उसके बाद हमें फिर स्टेप इन करना पड़ेगा, हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वो सब लोग हैं मेजर लेने के लिए, तो आपको मतलब उन पे भरोसा करना है। और जैसे मैं बार बार कहता हूं, आप जो हैं वो बिल्कुल भी कचरा स्टॉक में, फंडामेंटली पुअर स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करें, फंडामेंटल सीखने की कोशिश करें। फंडामेंटल जो जो अच्छे फंडामेंटल हैं वाले स्टॉक हैं उनको सीखें। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अच्छे जूते खरीदें ताकि आपको डेंट लगने की पॉसिबिलिटी कम हो, और जब आप अच्छे स्टॉक खरीदेंगे तो फिर आपके जब मार्केट रिवर्स होती है तो बहुत तेजी के साथ आती है, तो पैनिक की जरूरत नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ है, बिजनेस है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा। एक और लास्ट चीज, और उसके बाद मैं बंद करता हूं सेशन आज का। लास्ट चीज ये है कि कभी भी अपने पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन को 100% मार के ना चले। ये प्योरली साइकोलॉजिकल चीज है, इसका मार्केट किससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है तो आप ये मान के चलें कि मेरा पोर्टफोलियो 90,000 का है।
1 लाख का नहीं है, भले से आपको 1 लाख का दिख रहा है। अगर आपका पोर्टफोलियो 1,20,000 का है तो आप मान के चले मेरा पोर्टफोलियो 1,05,000 का, 1,10,000 का है, ठीक है। उससे क्या होगा कि 10% का कुशन आप अपने आप को खुद दे रहे हो। तो जैसे ही मार्केट गिरती है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन या सम अदर रीजन, तो जब तक वो आपका 90,000 को टच नहीं करेगा तब तक आप कॉन्फिडेंट हैं कि यार अभी तो ठीक है, प्लस माइनस चल रहा है। वो खुद आप डिसाइड कर सकते हो, बस 2-3% मत करना। 10% की फ्लेक्सिबिलिटी तो कम से दो, 10 से 15% की फ्लेक्सिबिलिटी तो खुद दो आप अपने आप को। जब वो 15% ब्रेक कर दे, मान लो 1 लाख का आपका 85,000 हो गया, तब आप सोचो कि क्या वाकई आपको फुल्ली एग्जिट करना है, या ये इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा हूं, ट्रेडिंग के लिए नहीं। ट्रेडिंग में तो आपको पता ही है स्टॉप लॉसेस लगाए जाते हैं अपने हिसाब से इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये 2-4 चीजें हैं, इंशाल्लाह आपको ये हेल्प करेंगी अल्लाह ने चाहा। अगर आपको लगता है कि कंटेंट हमारा अच्छा है तो आप दूसरे लोगों को बताइए ताकि वो भी कुछ सीखें, अच्छा कमाएं, हलाल कमाएं। और हमारी एक पूरी सीरीज है फंडामेंटल की, टेक्निकल की, आप उसको देखिए, इंशाल्लाह काम आएगी। दुआओं की दरखास्त है भाई, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।